तो उसी का हम लोगों ने अभी जस्ट डायमेंशन देख लिया। तो डायमेंशन के बाद अब हम लोग क्या करें कि कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे किसी कंटेनर की कैपेसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को या किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमें मिला वो ये मिला। यानी कोई भी कैपेसिटर या कंडक्टर, उस पर जितना चार्ज है और उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो भी रेशियो होगा, उन दोनों का चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वही उसकी कैपेसिटी के बराबर होगा या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखें। सबसे पहले इस बेसिस पर हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पर एक चार्ज दिया। चार्ज देने के कारण इसका एक सर्टेन पोटेंशियल हो जाएगा। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की का पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इफ़ Q be the charge on the conductor and V is its potential, then we can write V equals 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, कंडक्टर का पोटेंशियल निकालने का, स्फेयर का। तो हमें बेसिकली चाहिए Q बाई V का रेशियो। तो Q बाई V को हम एक तरफ ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज़ कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसकी कैपेसिटी आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला में ख़ास क्या है ये देखिए कि ये जो कैपेसिटी है ये सिर्फ इसके ज्योमेट्री यानी R पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। यानी और ये एक जनरल चीज़ है। आप देखेंगे आगे भी हम लोग जब डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप हर जगह पाएंगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो सिर्फ उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है या इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, R पे। अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यानी हम लोगों ने जो कहा कि फैराड जो है ये एक बहुत लार्ज यूनिट है, इसको हम लोग यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कैसे लार्ज यूनिट है। अब ज़रा सोचिए कि अगर हमें स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया तो हम लोग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, treating it as a spherical conductor। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पूरे अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। उस फॉर्मूला से हम इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, वेयर R इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। पुट करिए,
ये हो गया 1/9 इंटू 10⁹ और ये हो गया 6.4 इंटू 10⁶। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 711 माइक्रोफराड मोस्ट। तो ये 711 माइक्रोफराड, यानी इसी को आप कह सकते हैं 0.000711 फराड। इस रिज़ल्ट ने क्या इंडिकेट किया? इस रिज़ल्ट ने ये इंडिकेट किया कि अगर आप एक सिंपल कंडक्टर को, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि क्या हम लोग एक कंडक्टर को कैपेसिटर क्यों नहीं मान सकते, एक कंडक्टर भी तो चार्ज स्टोर करता है। तो आप देखिए कि यहाँ इस जो रिज़ल्ट को आप कितने बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर को कैपेसिटर के रूप में क्यों हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पर मौजूद है। आप सोचिए कि एक अर्थ के बराबर कंडक्टर और उसकी जब कैपेसिटी आपने कैलकुलेट की तो हमें देखिए उसकी कैपेसिटी कितनी कम मिली है, यानी 711 माइक्रोफराड के बराबर। दिस इज़ वाई ए सिंगल कंडक्टर इज़ नॉट यूज्ड एज ए कैपेसिटर। ठीक है। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने कहा कि फराड जो है ये एक बहुत लार्ज यूनिट है, यानी इतना लार्ज यूनिट है कि अगर आप पूरे अर्थ को एक कंडक्टर मान लेते हैं और उसकी कैपेसिटी जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी फराड से कितनी कम आती है। तो दोनों ही सेंस में ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये हमको बातों को समझने में मदद करता है। यानी फराड जो है एक बहुत लार्ज यूनिट है, या फिर एक कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर के रूप में क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर जो चार्ज स्टोर करता है उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट की। अब आइए इसमें एक चीज़ हम लोग और कैलकुलेट करते हैं और वो है एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज्ड कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी वो कितना एनर्जी स्टोर कर पाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग बार बार कंडक्टर लिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी रिज़ल्ट हम लोग लाएंगे वो कैपेसिटर के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है। चूँकि कैपेसिटर के बारे में अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, इसलिए हम लोग इसको कंडक्टर लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर ये जो भी रिज़ल्ट होगा वो एकदम कैपेसिटर के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है। अब हम लोग इस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें? देखिए, जैसे सपोज़ एक कंडक्टर है और इस पर Q चार्ज हमने दिया है किसी इंस्टेंट पर और इसका पोटेंशियल है V। ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें एनर्जी क्यों स्टोर होगी और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का, एक्सप्रेशन डिराइव करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को पहले आप समझिए। यहाँ पर जैसे किसी सर्टेन इंस्टेंट पर इस कंडक्टर पर Q चार्ज है और इसका पोटेंशियल V है। अगर आप और फर्दर चार्ज इसको देना चाहते हैं, मान लीजिए कि स्मॉल अमाउंट चार्ज dQ हम इस पर और दें, तो इस देने की प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है वो इस चार्ज के आने का विरोध करेगा। ठीक है। यानी इस चार्ज को इस स्फीयर पर प्लेस करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके आने का विरोध करने वाला एजेंट मौजूद है। यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है जो इस एडिशनल चार्ज के आने का विरोध करेगी। देन यू हैव टू पुश द चार्ज ऑन दिस सरफेस, यानी उसको पुश करने में आपको वर्क करना होगा और वही वर्क जो है इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो ज़रा सोचिए कि लेट
at any instant Q is the charge on the sphere, on the conductor, and V is its potential. Then we can write Q equals CV. हम लोग ये लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस फॉर्मूला के बारे में। अब वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in giving a small amount of charge an additional small amount of charge dq on the sphere या on the conductor। तो ये वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, V इंटू डी क्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल का जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस V को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से Q बाई सी फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी इस स्मॉल अमाउंट चार्ज डी क्यू को इस स्फेयर पे डालने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको यहाँ मिल गया डी डब्ल्यू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। हम जानना चाहते हैं कि इस स्फेयर को पर क्यू चार्ज डालने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है। तो एक छोटे चार्ज के लिए हमें मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरे चार्ज के लिए पूरा वर्क डन हमें मिल जाएगा। यानी देयरफॉर work done by the external agent in giving charge Q is W equals इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q। तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2। दिस इज़ द वर्क डन हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो ये जो वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क है इस कंडक्टर पर Q चार्ज देने के लिए। यानी एक एक्सटर्नल एजेंट अगर एक कंडक्टर को पर Q चार्ज देना चाहे तो उसे इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो है उस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द कंडक्टर और कैपेसिटर एज its energy। Therefore, energy of a conductor or capacitor U equals half Q square by C। हाफ, अब Q इक्वल सी वी अगर हम रख दें तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर C इंटू वी की जगह अगर Q रख दें तो हाफ Q इंटू वी आ जाएगा। मतलब आप अपने कन्वीनियंट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।